मैं डरी सहमी सुहाग की सेज पर बैठी हुई थी। शादी की पहली रात हर लड़की डरी सहमी होती है, ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई थी और वजह थी मेरे पति का रूखा रवैया। शादी से पहले उसने मुझे फ़ोन किया था और जो अबरार ने मुझसे कहा था उससे मेरा दिल टूट कर रह गया था। शादी को लेकर मैंने कई सपने सजाए थे, लेकिन अबरार की एक बात ने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। मैं साधारण रंगत की मालिक थी, ना बहुत गोरी ना बहुत काली, बस बादामी रंग, बड़ी बड़ी आँखें और ऊंची लंबी नाक जो मुझे काफ़ी आकर्षक बनाती थी। लेकिन हर रिश्ता ये कहकर लौट जाता कि उनके लड़के को गोरी लड़की चाहिए। ये सब सुन सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। इस तरह करते करते मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी 18 से 20 साल की उम्र में कर दी जाती थी। मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां थीं उनकी शादियां हो चुकी थीं और अब तो मेरे रिश्तेदार भी मुझे ताने मारने लगे थे, जो मेरे दिल को और भी चोट पहुंचाते थे। मैं अपने रब से रो रो कर प्रार्थना करती, क्या मेरे नसीब में कोई नहीं? और तब मेरे रब को शायद मुझ पर दया आई थी और अबरार का रिश्ता मेरे लिए आया। अबरार की माँ और बहनों ने मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। वे बहुत खुश थीं कि उन्हें इतनी प्यारी बहू मिल गई है। मेरी होने वाली सास का कहना था, बहन जी, आजकल ऐसी मासूम और घरेलू लड़कियां कहाँ मिलती हैं। मैंने बहुत वक्त से अबरार के लिए लड़की ढूंढी है, लेकिन जहाँ भी जाती हूँ लड़कियाँ फैशनेबल और बोल्ड विचारों की होती हैं। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए थी और देखो भगवान ने मेरी सुन ली कि मुझे मेरी मनपसंद बहू मिल गई है। मेरी सास तो इतनी खुश थी कि पहले ही दिन मेरी गोद में शगुन के रूप में 10,000 रुपये डाल दिए थे। मैं भी इस रिश्ते से दिल से खुश हो गई थी। मैंने अबरार की तस्वीर देखी थी। हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान था। उसकी तस्वीर देखकर ही मेरा दिल धड़कने लगा था। जब मेरी माँ ने मुझसे मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी। भला मुझे और क्या चाहिए था। अबरार एक पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान था जो हर लड़की का सपना हो सकता था। मेरी सास मुझे पसंद करके जा चुकी थी और कह गई थी कि मुझे 1 महीने के अंदर ही अपनी बहू के रूप में विदा करवा कर ले जाएंगी। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे कि मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया था। जब मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज़ गूंजी और उस आवाज़ के जादू में मैं खो गई थी। दिल अनजानी लय पर धड़कने लगा था। अबरार का ख्याल दिल में आया था। दिल ने साफ कह दिया ये अबरार ही है और दिल ने जो कहा था वो सच निकला। फ़ोन पर कोई और नहीं बल्कि अबरार ही था। अपनी गंभीर और जादू भरी आवाज़ में कहने लगा, शिवा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने धड़कते दिल के साथ हाँ कहा। अबरार बोला, देखो शिवा, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। मैं अपनी माँ को मना करते करते थक चुका हूँ, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे बहुत बार मना करने पर उन्होंने मुझे अपने मरने की धमकी दी है और इसी वजह से मुझे इस रिश्ते को मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। लेकिन मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। तुम अपनी तरफ से इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो। मुझे इस तरह की घरेलू और सीधी सादी लड़की नहीं चाहिए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और अबरार की बात सुनकर मेरा दिल एकदम से टूट गया था। मैंने तो अबरार के बारे में अनगिनत सपने देख डाले थे, लेकिन उसकी एक ही बात ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फ़ोन पर फिर से आवाज़ आई, शिवा, तुम सुन रही हो ना? मैं क्या कह रहा हूँ? इस रिश्ते से इनकार कर दो। अगर तुम्हारी तरफ से इनकार होगा तो मेरी माँ कुछ नहीं कर पाएंगी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मैं इनकार नहीं कर सकती। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? आप तो मर्द हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सके तो मैं एक लड़की होकर, और वो भी एक कमज़ोर घरेलू लड़की होकर, कैसे इस मुँह उठाकर इस रिश्ते से इनकार कर दूँ? हमारे घर में लड़कियों को शादी के बारे में हाँ या ना कहने का कोई अधिकार नहीं होता। माँ बाप एक बार रिश्ता तय कर देते हैं तो लड़की को उसी के साथ शादी करनी पड़ती है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरी तरफ से सॉरी है। अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं तो आप अपनी तरफ से इनकार कर सकते हैं। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया था और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे पता था अब ये रिश्ता नहीं होगा। जब अबरार का मन नहीं था तो वो शादी से इनकार ही कर देगा। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, दिल में ये पक्का यकीन हो गया कि अब शादी से इनकार नहीं होगा। लेकिन दिल में एक डर भी था कि अबरार मुझे पसंद नहीं करता। पता नहीं उसके साथ मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे होगी। इसी टेंशन और उलझन में मैं अबरार की दुल्हन बन चुकी थी और आज उसके कमरे में बैठी उसके आने का इंतज़ार कर रही थी।
दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि अबरार मुझे पसंद नहीं करता था। पता नहीं उसका व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी थी। मैं जल्दी से अपना घूंघट थोड़ा सा और नीचे करके बैठ गई थी। आने वाले ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे सामने आकर बेड पर बैठ गया। मेरी धड़कनें एक बार फिर से तेज हुई थीं। मैं अबरार के गुस्से के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी, लेकिन उसकी हरकत पर मेरा दिल धक से रह गया। उसने मेरी गोद में रखे हाथों को उठाया और अगले ही पल अपने होठों से चूम लिया। उसकी इस हरकत पर मैं हैरान थी। मुझे अबरार से इस जल्दबाजी की उम्मीद नहीं थी। खैर, जो भी था, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी कि शायद अबरार ने मुझे दिल से स्वीकार कर लिया है। हाथों से होते हुए अबरार के हाथ अब मेरे कंधों की ओर बढ़ने लगे थे। उसकी छुअन में एक मदहोशी थी, एक सुरूर जो मेरी नस नस में बहने लगा था। अचानक ही अबरार ने मेरी कमर से पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। उसकी इस जल्दबाजी पर मैं हैरान हुई थी। कहाँ तो वो शादी के लिए राजी नहीं था और कहाँ अब इतना बेचैन हो गया था कि ना तो उसने मेरा घूंघट उठाया और ना ही मुझे मुँह दिखाई का कोई तोहफा दिया, बल्कि आते ही वो मेरे करीब होने लगा था। उसने कमर से पकड़कर मुझे अपने बेहद करीब कर लिया था। उसके हाथ मेरे शरीर पर बेबाकी से फिरने लगे थे। मैं खुश तो थी, लेकिन अब अंदर से कुछ बेचैन भी होने लगी थी। शादी की पहली रात ये एक नया अनुभव था और मैं इसके लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं थी। अबरार को चाहिए था वो पहले मुझसे कुछ बातें करता, मुझे सहज महसूस कराता और उसके बाद मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं उसकी पकड़ में कसमसाने लगी थी और तभी अबरार ने मेरी कमर पर इतनी ज़ोर से अपनी उंगलियां दबाई थीं कि मेरे मुंह से एक सिसकारी निकल गई थी। मैंने अचानक दर्द से तड़प कर अबरार की ओर देखा। मेरे चेहरे पर अब भी घूंघट पड़ा हुआ था। कमरे में हल्की रोशनी थी। मैंने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया था, अबरार ने मेरे घूंघट के ऊपर से ही मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए थे। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। कमरे की हल्की रोशनी में भी मैं अबरार को पहचान सकती थी, लेकिन मेरे सामने बैठा ये इंसान अबरार तो नहीं था। अबरार तो हट्टा कट्टा और मजबूत कदकाठी का मालिक था, लेकिन मेरे सामने बैठा ये लड़का दुबला पतला और कुछ कम उम्र लग रहा था। मैंने जल्दी से अपना घूंघट पलट दिया था और मेरी जान लबों पर आई थी, क्योंकि सामने बैठा लड़का अबरार नहीं था। मैं एकदम उसकी पकड़ से छूटकर बेड से उतरकर खड़ी हो गई थी। मैंने साइड टेबल पर रखा लैंप भी ऑन कर दिया और सामने वाले को देखकर मेरी चीख निकलते निकलते बची थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा देवर आशु था। मैंने गुस्से से कांपते हुए कहा, आशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये जो बेहूदगी की है तुमने, उस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। मेरी बात पर आशु जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, भाभी, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था और देखो, मैं अपने प्रैंक में पूरी तरह कामयाब हो गया। मैंने भैया से कहा था कि मैं भाभी के साथ प्रैंक करूँगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो, आपको तो पता ही नहीं चला कि मैं अबरार भैया हूँ या फिर आपका छोटा देवर आशु। मैं स्तब्ध थी। अभी जो हरकतें उसने मेरे साथ की थीं वो मजाक तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने मेरे हाथों को चूमा था, मेरे वजूद पर बेशर्मी से हाथ फिराए थे और यहाँ तक कि मेरे होठों को भी छुआ था। ये सोच कर ही मेरा खून खौल उठा था। गुस्से से मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। अबरार को इतनी भी समझ नहीं थी कि उसने अपने छोटे भाई को इस बेखुदा मजाक के लिए इजाज़त दे दी। मैंने गुस्से में कहा, आशु, ये सब तुम्हारी उम्र के लिए शोभा नहीं देता। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपनी हद में रहो और आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। अब जाओ यहाँ से। आशु हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया था और मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद अबरार कमरे में दाखिल हुआ। मेरा चेहरा अब वो घूंघट में नहीं था। मैं बेड से पैर लटकाए अपने सिर को हाथों में दिए बैठी थी। मुझे इस हालत में देखकर वो कुछ पल के लिए चौंका था। मेरे पास आकर उसने मेरे हाथ में एक डिब्बी थमाई और अपने कपड़े बदलने लगा। उसका वही उखड़ा हुआ और नाराज रवैया था जैसा मैंने उससे उम्मीद की थी। मैं भी अंदर ही अंदर गुस्से से भरी बैठी थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। शादी की पहली रात दुल्हन के मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर वो भी हैरान हुआ था। कहने लगा, हाँ कहो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, तुमने अपने छोटे भाई आशु को इस कमरे में क्यों भेजा? क्या तुम जानते हो कि उसने अभी मेरे साथ कैसा बेहुदा मजाक किया था? मेरी बात पर सागर के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। कहने लगा, क्या मतलब? मैं भला आशु को तुम्हारे कमरे में क्यों भेजूंगा? मैंने कहा, आशु आया था और उसने कहा वो तुम्हारी इजाज़त लेकर ये सब कर रहा है। वो गंभीर होते हुए बोला, आशु ने मुझसे पूछा था क्या वो भाभी के साथ मजाक कर सकता है
और मैंने भी हंसी में कह दिया था, हाँ कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे कमरे में आएगा और ऐसी हरकतें करेगा। सागर के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे थे और मैं समझ गई थी आशु ने सागर को भी बेवकूफ़ बनाकर मेरे साथ ये बेहुदा मजाक किया था। मैं नहीं चाहती थी कि इस घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए मैंने सोचा कि आशु बच्चा है और धीरे धीरे उसे समझाकर मैं सही रास्ते पर ले आऊँगी। मैंने उसको पूरी सच्चाई नहीं बताई और कहा, हाँ वो आया था और कमरे की लाइट बंद करके अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर मुझे डरा रहा था। मेरी बात पर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ था। अबरार कपड़े चेंज करके बेड पर बैठ चुका था। मुझसे कहने लगा, देखो शिवा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। मैं तुमसे पहले भी कह चुका था कि तुम मेरी चॉइस नहीं हो, मेरी माँ बहनों की पसंद हो। इसलिए फ़िलहाल मैं तुम्हारे साथ अभी कोई शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दिल ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया है। कपड़े बदलो और आराम से सो जाओ। अबरार के इस व्यवहार पर मेरा दिल टूट कर रह गया था। खैर मैं क्या कर सकती थी, उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया था। उसने तो पहले ही मुझे अपने इनकार के बारे में बता दिया था, फिर मैं उस पर दोष कैसे दे सकती थी। मैं चुपचाप उठी और कपड़े बदल कर अबरार के बराबर ही आकर लेट गई थी। मुझे अपने करीब लेटता देख वो एकदम उठकर बैठ गया था। कहने लगा, मैं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर आराम से सो जाओ। मैंने कहा, जब तुम्हें मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं बनाना तो फिर बेफिक्र होकर सो जाओ। जब मुझे लड़की होकर तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम मर्द होकर मुझसे क्यों घबरा रहे हो। मेरी बात पर वो चुपचाप लेट गया था। कुछ देर में ही हम दोनों गहरी नींद सो चुके थे, क्योंकि शादी के हंगामों से थके हुए थे। मेरी शादी की पहली सुबह मेरे लिए बिल्कुल भी रोशन साबित नहीं हुई थी। हालांकि मेरी सास और मेरी ननद ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया था। मेरी सास और मेरी छोटी ननद मुझसे बहुत खुश थे। शादी के नए नए दिनों उन्होंने मुझे सर आँखों पर बिठा कर रखा था। मेरा देवर आशु हर वक्त मेरे आगे पीछे भाभी भाभी करके डोलता रहता। मैंने उसकी उस रात वाली हरकत को दिल से माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो बच्चा ही तो था, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे अपने ससुराल में किसी से कोई शिकायत नहीं थी, सिवाय अपने पति के। उसने शादी के तीसरे दिन ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। न मुझसे कोई बात करता, न मेरे साथ समय बिताता। रात के 10 से 11 बजे कमरे में दाखिल होता और चुपचाप मुझसे करवट लेकर सो जाता। मैं उससे बात करना चाहती थी, उसे अपने होने का एहसास दिलाना चाहती थी, लेकिन उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता था आखिर अबरार को प्रॉब्लम क्या है। क्या वो किसी और को पसंद करता था? आखिर वजह क्या थी? मैं एक जवान लड़की थी, मेरे भी जज्बात थे। मेरा भी मन करता था कि मेरा पति मुझे अपनी बाहों में लेकर अपने प्यार का एहसास कराए, अपने होने का एहसास कराए। मेरे जज्बात मेरे पति की संगत के लिए मचलते थे, लेकिन उस सितमगर जालिम इंसान को मेरे जज्बातों की कोई परवाह नहीं थी। उस दिन भी सुबह सुबह जब सागर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था और जब बाथरूम से नहाकर निकला तो सिर्फ टॉवल में था। उसकी मजबूत कसरती बदन को देखकर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था। एक बार मेरी नज़र उसके ऊपर उठी तो हटना भूल चुकी थी। मैं मदहोश आंखों से अबरार को निहारे जा रही थी। अबरार ने जब मुझे खुद को यूँ निहारते पाया तो उसने जल्दी से शर्ट उठाई और पहन ली। कहने लगा, शिवा होश में आओ, ये क्या थर्ड क्लास टाइप की लड़कियों की तरह मुझे घूरे जा रही हो। उसकी बात पर मुझे गुस्सा आया था। मैंने गुस्से से तुनक कर कहा, मैं कोई सड़क छाप लड़की नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम पर पूरा हक रखती हूँ, तुम्हें देखने का, तुम्हें निहारने का, तुम्हारे करीब आने का। तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? ये कहते कहते मैं अबरार के बेहद करीब जा चुकी थी और उसकी शर्ट के बटन अपने हाथों से लगाने लगी। धीरे धीरे मेरे हाथ उसके चौड़े सीने पर बेखुदी से रेंगने लगे थे। मेरी इस हरकत पर अबरार के दिल की धड़कनों ने भी शोर मचाया था, जिन्हें मैं आसानी से सुन सकती थी। और अगले ही पल मैंने अबरार के चौड़े सीने पर अपना सिर रख दिया था, अपने बाजू उसकी कमर के आसपास लिपेट दिए थे। मैंने मदहोश आवाज़ में कहा, अबरार क्यों मुझे तड़पा रहे हो? पत्नी हूँ तुम्हारी, तुम्हारी संगत के लिए मेरा भी मन मचलता है। मेरे जज्बात हैं जो तुम्हारी बाहों में आने के लिए तड़पते हैं। क्यों मुझसे इतना दूर रहते हो? क्यों इन खूबसूरत दिनों को बर्बाद कर रहे हो? मैं अबरार के सीने से लगी उससे शिकवा कर रही थी। अबरार की इतने दिनों की बेरुखी ने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया था और आज ये बेचैनी खुद ब खुद बाहर निकल रही थी कि तभी अचानक मुझे अपनी कमर पर अबरार के हाथों की पकड़ महसूस हुई थी। उसने मुझे अपने पास खींचा और अपनी बाहों में समेटा था और अपने होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे। उसकी सांसों की तपिश मैं महसूस करने लगी थी। उसकी सांसों की गर्मी से मैं पिघलने लगी थी। ये कमज़ोर से पल किसी भी मर्द को बहका सकते थे। फिर अबरार तो मेरा पति था,
वो कैसे नाजुक पलों की गिरफ्त से बच सकता था। अबरार ने मुझे चूमना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल न जाने क्या हुआ, उसने मुझे जोर से बेड पर धक्का दिया था। उसकी सांसें तेज रफ्तार में चल रही थीं। वो वहीं बेड पर सर पकड़कर बैठ गया। कहने लगा, प्लीज़ शिवा, मेरे करीब मत आया करो, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बना सकता। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? ये कहकर अबरार ने गुस्से से अपनी पैंट उठाई, जल्दबाजी में पहनी और कमरे से बाहर चला गया और मैं उसे हैरत से जाता देखती रह गई थी। आज ये बात तो साफ हो गई थी कि वो जो कुछ बोल रहा था वो सब कुछ झूठ था। सब झूठ था कि मैं उसको पसंद नहीं हूँ। अगर मैं उसको पसंद ना होती तो वो मुझे अपने करीब आने ही नहीं देता, मेरे साथ इन कमज़ोर पलों की गिरफ्त में ना आता, मुझ पर अपने प्यार की बारिशें लुटाने के लिए तैयार ना होता। इससे पहले कई बार मैंने उसकी आंखों में अपने लिए चाहत के उमड़ते जज्बात देखे थे। मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे वो मेरे करीब आना चाहता है, लेकिन कुछ तो था जो उसे मेरे करीब आने से रोक रहा था। कई बार रातों को मैंने अबरार को पूरी पूरी रात जागते और करवटें बदलते देखा था। रात के वक्त वो मेरे करीब आकर चुपके से मेरी संगत को महसूस करता था। मैं जागते हुए भी सोती बन जाती थी और उसकी सांसों को महसूस करती थी। वो मुझे छूना चाहता था, मेरे करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ तो था जो मेरे करीब नहीं आ रहा था। कई बार वो इतना बेचैन होता कि बाहर बालकनी में जाकर कई कई घंटे किसी गहरी सोच में डूबा रहता, सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहता। मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो मुझे टाल देता, कभी गुस्से से, कभी प्यार से, तो कभी झुंझलाकर। कुछ तो था जो वो मुझसे छुपा रहा था, और वो क्या राज था, मैं वो राज जानना चाहती थी। मेरे देवर आशू और अबरार में ज़मीन आसमान का अंतर था। अबरार जितना ही चुप चुप रहने वाला और सीरियस टाइप का लड़का था, आशू उतना ही शौक, शरारती और चंचल टाइप का लड़का था। कभी कभी तो मैं आशू की शरारतों से तंग आ जाती थी। वो अपनी उम्र से बढ़कर बड़ी बड़ी शरारतें कर जाता था। उस दिन भी जब मैं किचन में काम कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बनाने में बिजी थी, आशू पता नहीं कब किचन में आकर खड़ा हो गया था और मुझे देखे जा रहा था। किसी की नज़रों की गर्मी को महसूस करके मैंने मुड़कर देखा तो आशू ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैं हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। मैंने कहा, आशू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ चाहिए? कहने लगा, भाभी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, किसी भी पल चैन नहीं है, कुछ ताजगी मिल जाए तो मुझे सुकून आए। मैं उसकी बातों के इस गोल गोल मतलब को समझ नहीं पाई थी। मैंने कहा, आशू, फ्रिज से पानी निकालो और पियो और जाओ यहाँ से, काम करने दो मुझे। मैं दोबारा से अपने काम में बिजी हो चुकी थी और अगले ही पल मैं चौंक उठी थी। अपनी कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस करके मैं एकदम बिदक कर पीछे हटी थी। आशू हंसते हुए कहने लगा, भाभी, क्या हुआ? मैं तो आपकी कमर पर आया हुआ पसीना साफ कर रहा था, देखिए ना कितना पसीना बह रहा था। आशू की नज़रें अब भी मेरी कमर पर टिकी हुई थीं। मैंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी कमर के आसपास लिपेटा था। मैंने कहा, आशू, जाओ किचन से। ये क्या बदतमीजी कर रहे थे मेरे साथ? मुझे इस टाइप का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देवर हो, देवर की हद में रहो। आशू हंसते हुए कमरे से चला गया था। मैं हर बार उसे डांटती थी, लेकिन उस पर मेरी डांट का कुछ असर ही नहीं होता था। वो मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर देता कि मेरा गुस्से के मारे खून खौल उठता था। मैं सागर की संगत चाहती थी, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आता। मैं आंसू से दूर भागती थी तो आशू मुझसे चिपकने की कोशिश करता। मैं अजीब दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। मैं चाहकर भी आशू की हरकतों के बारे में अपनी सास या अबरार को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि आशू ऐसा ही था, शौक, चंचल। हर कोई उसकी बड़ी से बड़ी बात को उसकी शरारत समझकर नज़रअंदाज कर देता था, और मैं ससुराल में अपनी इमेज ख़राब करना नहीं चाहती थी। उस दिन भी घर पर कोई नहीं था। अबरार ऑफिस गया था। मेरी सास, ननद और मेरा देवर आशू शॉपिंग के लिए मार्केट गए थे। मेरी सास ने मुझे भी बोला था, लेकिन इतनी गर्मी में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं आराम से टीवी हॉल में बैठी अपने मोबाइल पर कोई मूवी देख रही थी, और अचानक ही मूवी में बेहद रोमांटिक सीन आया था और मैं उन खूबसूरत पलों में खो गई थी। ख्यालों में अबरार आने लगा था। मैं अबरार के साथ ऐसे ही रोमांटिक हसीन पल बिताना चाहती थी, लेकिन ये सब शायद मेरी किस्मत में नहीं था। हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो चुके थे और अबरार मेरे करीब एक बार भी नहीं आया था। मैं अभी वो सीन देखने में मगन थी कि मुझे पीछे से आशू की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रहा था, भाभी, सीन तो बहुत रोमांटिक है, देखिए ना, इस सीन को देखकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, आपके चेहरे पर गुलाब बिखर गए हैं। मैं एकदम सोफे से उठकर खड़ी हुई थी। मैंने कहा, आशू, तुम शॉपिंग पर गए थे ना?
फिर आ कैसे गए? मेरी बात सुनकर आशु कहने लगा, हाँ गया था, लेकिन मैं वापस आ गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने मम्मी और दीदी से कह दिया कि मैं घर जा रहा हूँ। मेरे सर में दर्द होने लगा था, इसीलिए मैं वापस आ गया। मैं उसे नज़रअंदाज करती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन अचानक ही आशु ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। कहने लगा, भाभी मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ। आप जवान हैं, खूबसूरत हैं और कितनी हॉट हैं, लेकिन अब तक आपको आपके पति की संगत नहीं मिली। ऐसे में आपका तड़पना, बेचैन होना जायज़ बात है। भाभी मैं आपकी तड़प को समझ सकता हूँ। और मैंने चौंक कर आशु की तरफ देखा था। मैंने अनजान बनते हुए कहा, कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारी बात का? वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा, भाभी मुझे अच्छे से पता है कि अब तक आपका और भाई का कोई रिश्ता नहीं बना है। भाई एक बार भी आपके करीब नहीं आए हैं। एक बार भी भाई ने आपकी खूबसूरती को महसूस नहीं किया है। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा था और मैं एकदम चौंक उठी थी। मैंने कहा, आशु कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? ये क्या हरकत है? तुम अपनी लिमिट हर बार क्रॉस करते हो। मुझसे इस तरीके से बात मत किया करो, वरना मैं तुम्हारे भैया से शिकायत लगा दूंगी। वो कहने लगा, लेकिन भाभी इसमें गलत क्या है? मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली है। मैं सब जानता हूँ। भैया की सारी सच्चाई मुझे पता है कि वो आपके करीब क्यों नहीं आते। वैसे आप कहें तो मैं भैया की कमी पूरी कर सकता हूँ। आपके अंदर की सारी प्यास मैं एक ही पल में। ये कहते कहते आशु चुप हो गया था और गुस्से के मारे मेरे शरीर की एक एक नस उभरने लगी थी। आशु के कहने का क्या मतलब था मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो 16-17 साल का लड़का इस तरीके की बातें कर सकता था, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने हैरत से आशु की तरफ देखा था। उसकी उम्र भले 16-17 साल थी, लेकिन उसकी कद काठी अपने भाई अबरार की तरह थी। अबरार की तरह ज़्यादा गठीला नौजवान तो नहीं था, लेकिन हाइट अबरार के बराबर ही आ चुकी थी। लेकिन मैं खुद को कंट्रोल किए हुए थी। अबरार मेरे करीब क्यों नहीं आता था, इस राज से पर्दा सिर्फ और सिर्फ आशु ही हटा सकता था। मैंने खुद पर कंट्रोल किया और अपने गुस्से को शांत किया। मैंने बहुत ही प्यार से आशु से बात की। मैंने कहा, आशु वो सब छोड़ो। जब तुम्हें हकीकत पता है कि तुम्हारे भाई मेरे करीब नहीं आते, तो तुम्हें ये सारी सच्चाई पता होगी कि आखिर इस बात के पीछे राज क्या है। आखिर तुम्हारा भाई मुझे अब तक स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। आशु प्लीज़ मुझे बताओ। मेरी बात पर आशु की बाँछें खिल उठी थीं। आंखों में मदहोशी भरकर कहने लगा, इस राज की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। मैं आपको भाई के बारे में सब कुछ बताऊंगा, एक एक राज बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ कुछ टाइम बिताना पड़ेगा। अब जबकि सब कुछ खुलकर सामने आ ही चुका है, तो मैं आपसे अपने दिल की बात नहीं छुपाऊंगा। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शादी के पहले ही मेरा दिल आप पर आ गया था। आपकी ये खूबसूरत नशीली आँखें, मेरा दिल इनमें डूब कर रह गया था। आपका ये खूबसूरत बदन रातों को मेरी नींदें चुरा लेता है। कहते कहते आशु की आंखों में मदहोशी उतरने लगी थी और उसकी इन बेहुदा घटिया बातों पर अंदर ही अंदर मेरा खून खौल रहा था। मेरा जी चाह रहा था अभी के अभी इसका चेहरा थप्पड़ों से लाल कर दूं, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल किए हुए थी। मैं अबरार के बारे में सब कुछ सच जानना चाहती थी। आशु कहने लगा, आप आज रात मेरे कमरे में आ जाना, थोड़ा सा टाइम हम एक साथ बिताएंगे और मैं आपको भाई का हर राज बता दूंगा। आशु के ये घटिया बेहुदा डिमांड सुनकर गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। वो अपने घर में ही अपनी भाभी पर ही गंदी नज़रें जमाए बैठा था। मेरा जी चाहा उसके गाल पर एक थप्पड़ रख दूं, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया। मैं सारी सच्चाई जानना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि आज की रात मैं आशु के कमरे में ज़रूर जाऊंगी। शाम को अबरार लौटा तो काफ़ी थका थका सा था। कहने लगा, प्लीज़ शिवा एक कप कॉफ़ी बना दो, काफ़ी थकावट हो रही है, सर में भी बहुत तेज़ दर्द है। मैं तुरंत उसके लिए एक कप कॉफ़ी बनाकर ले आई। कॉफ़ी पीने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिला था। मैंने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हारे सर की मसाज कर दूं, तुम्हें आराम मिलेगा। अबरार कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा और मेरे पैरों में बैठ गया। मैं बेड पर बैठी और धीरे धीरे उसके सर की मसाज करने लगी। अबरार को सुकून मिलने लगा था और फिर अगले ही पल उसने मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। मेरी तरफ घूम कर बैठा और कहने लगा, शिवा तुम बहुत अच्छी हो। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत हो गई है। मैं जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी का सफ़र काटना चाहता हूँ। काश तुम मेरी ज़िंदगी में पहले आ जाती, तो आज मेरी ज़िंदगी में ये बेसुकूनी नहीं होती। लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत गलत टाइम पर आई हो शिवा, जब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ।
शिवा, इसके लिए मुझे खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता शिवा। मैं तुम्हें शादीशुदा रिश्ते में बांध कर तुम्हें कैद कर चुका हूँ। मैं अपने पति होने का फ़र्ज भी नहीं निभा सकता। तुम मेरे साथ रहकर कभी खुश नहीं रह सकती। मेरी ज़िंदगी से चली जाओ शिवा, चली जाओ और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। कहते कहते अबरार बिलक बिलक कर रोने लगा था। मैंने कहा, अबरार, अगर अपने दिल का दुख सामने वाले को बयान कर दो तो बहुत बड़ा बोझ हमारे सीने से सरक जाता है। तो मुझे बताओ, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है तुम्हें बताकर सुकून मिलेगा। अबरार, मैं तुम्हें हर हाल में स्वीकार करूंगी। हम एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। कहने लगा, नहीं शिवा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहते कहते अबरार कमरे से निकलता चला गया था। मैं उसके पीछे पीछे गई थी, लेकिन वो घर से ही बाहर चला गया। अबरार की जो भी सच्चाई थी अब मुझे आशु ही बता सकता था, और आज रात मुझे आशु के कमरे में जाना था। मेरा दिल डर के मारे काँप रहा था। अगर आशु ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं बर्बाद हो जाती। मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर अपनी शादी को बचाना नहीं चाहती थी। मैंने कई बार अपनी सास और अपनी ननद से भी गोल गोल घुमाकर अबरार के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। रात के करीब 12 बजे अबरार कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। शायद वो रोया था। उसकी आंखें लाल अंगार हो रही थीं। मुझे नज़रअंदाज करता हुआ वो सोफे पर ढेर हो गया और थोड़ी ही देर बाद सो गया था। मैंने भी अबरार को डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। जब मुझे विश्वास हो गया कि अबरार सो चुका है तो मैं दबे पाँव कमरे से बाहर निकली थी और चुपचाप आशु के कमरे में चली गई। आशु तो ना जाने कब से मेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही खुशी से उसके चेहरे की चमक दुगनी हो गई थी। वो लपक कर मेरे करीब आया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेड पर बिठा लिया। मुझे उसका छूना ऐसा लगा था जैसे मेरे हाथों पर कोई सुइयां चुभा रहा है, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने सोच लिया था मैं आशु को बातों में लगाकर उससे अबरार की सच्चाई उगलवाऊंगी। मैंने कहा, आशु देखो, अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। प्लीज़ मुझे अबरार के बारे में अब सब सच सच बता दो। लेकिन आशु भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। एक झटके से उसने खींचकर मुझे अपने करीब किया था। मदहोश लहजे में कहने लगा, अभी कहाँ भाभी, अभी तो रात जबान हुई है। धीरे धीरे इस रात को पिघलने दो और ख़ुद को मेरे हवाले कर दो। आशु का मेरे इतना करीब आना मेरे पूरे शरीर में अंगारे भर चुका था। मैंने तो सोचा था मैं पहले आशु से सच्चाई उगलवाऊंगी और अपना काम निकल जाने के बाद उसे 2-4 खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में आ जाऊंगी, लेकिन वो तो पहले से ही तैयार बैठा था। मैंने उसे खुद से दूर झटकने की कोशिश की। मैंने कहा, आशु होश में आओ, अपनी मर्यादा को मत लांघो, भाभी हूँ मैं तुम्हारी। मैं उसके हाथों से निकलने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर तो जुनून सवार हो चुका था। वो मुझे अपनी बाहों में ले चुका था। मेरे गुस्से की बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी थी। मैंने आशु को दूर झटका और उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। मैंने चीखते हुए कहा, खबरदार आशु, जो मेरे करीब आए। मैं सिर्फ यहाँ अबरार की सच्चाई जानने आई थी, तुम्हारी हवस का शिकार बनने नहीं। मेरे थप्पड़ पर आशु गुस्से से भर उठा था। उसने दोबारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा था, अपने चेहरे को मेरे चेहरे के करीब लाया। कहने लगा, जब तुम मेरे इतने करीब आ गई हो तो अब तुम्हें हासिल किए बिना जाने नहीं दूंगा। ये कहकर वो मेरे करीब बढ़ा था। इससे पहले वो मेरे साथ कुछ गलत करता कि तभी एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला था और अबरार अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। होश तो आशु के भी उड़ चुके थे। उसने एक झटके से मुझे छोड़ दिया था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती और अबरार को कुछ कहती, आशु ही अबरार के करीब बढ़कर कहने लगा, भैया देखे ना, भाभी मेरे साथ क्या कर रही थी। ये मेरे कमरे में आई और मुझसे चिपकने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी, तुम्हारे भैया तो मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते, मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते, तुम ही मेरे जज्बातों को ठंडा करो। भाभी मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रही थी। भैया, भाभी गलत औरत हैं, ये अच्छी औरत नहीं है। और मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी। अगर अबरार ने आशु की बातों पर विश्वास कर लिया तो मेरा घर अभी के अभी बर्बाद हो जाता। मैं आगे बढ़कर अबरार से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अबरार ने हाथ उठाकर मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया था और अगले ही पल मैं दंग रह गई जब अबरार ने एक जोरदार थप्पड़ आशु के चेहरे पर मारा था। कहने लगा, घटिया इंसान, मैं तेरी सारी बातें सुन चुका हूँ। तू शिवा पर आरोप लगाकर खुद को सही साबित करना चाहता है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे झूठ पर विश्वास कर लूँगा? जब शिवा रात के 12 बजे कमरे से बाहर निकली थी तभी मुझे शक हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि वो पानी पीने किचन में गई होगी, लेकिन पानी का जग भरा रखा था।
फिर शिवा रात के समय कमरे से बाहर क्यों निकली थी? मैं उसी समय शिवा के पीछे आया था और उसे तुम्हारे कमरे में आते देख मैं हैरान रह गया था। दाल में कुछ तो काला जरूर था। मैं शिवा के पीछे आया था और तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर आकर मैं खड़ा हो गया और मैंने तुम्हारे और शिवा के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली हैं। तुम कौन सा राज बताने वाले हो और उसके बदले तुम शिवा के साथ गलत करोगे? तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये दाल गल जाएगी? गलती मेरी ही है, मुझे शिवा को सब कुछ बता देना चाहिए था। ये कहते कहते अबरार ने आशु को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया था और मैं डर से थर थर काँपते हुए सब कुछ देख रही थी। अबरार की मार के आगे आशु ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और जो खुलासा आशु ने किया था, मैं और अबरार पूरी तरह काँप उठे थे। वो कम उम्र लड़का इतनी बड़ी साजिश भी कर सकता है, मैंने और अबरार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आशु कहने लगा, मुझे शिवा उसी दिन पसंद आई थी जब मैंने उसकी तस्वीर देखी थी। मैं शिवा का दीवाना हो गया था। मैंने दिल में ठान लिया था कि शिवा को मैं हासिल करके रहूँगा। आपको याद होगा मैंने उस समय आपको शिवा के खिलाफ करने की कोशिश की थी कि आप इस लड़की से शादी मत करें, लड़की गोरी चिट्टी नहीं है। लेकिन आपने ये कहकर मुझे टाल दिया था कि आशु, रंग गोरा होना मायने नहीं रखता, मुझे ये लड़की पसंद है। इसमें कुछ तो ऐसी बात है कि पहली नज़र में ही मैं इसका दीवाना हो गया हूँ। और आपके मुंह से शिवा के लिए ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि शिवा को मैं पाना चाहता था। जब मेरी दाल यहाँ पर ना गली तो मैं और तरकीबें लगाने लगा था। शादी से ठीक 2 दिन पहले आपको बुखार आया था, आपकी कुछ जाँचें हुई थीं। उसी में मैंने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर एक रिपोर्ट और भी जुड़वाई थी और वो रिपोर्ट एड्स की रिपोर्ट थी, जिसमें आपको डॉक्टर ने बताया था कि आपको एड्स है। ये खबर सुनकर आप उस दिन बहुत रोए थे और मेरे दिल को बहुत सुकून मिला था। मुझे सुकून मिला था अब आप शिवा के करीब नहीं जाएंगे, उस रिश्ते को तोड़ लेंगे। लेकिन आपने तब भी शिवा से रिश्ता नहीं तोड़ा और उससे शादी कर ली। लेकिन फिर भी मैं खुश था कि इस बीमारी के बाद आप शिवा से रिश्ता नहीं बनाएंगे, और ऐसा ही हुआ था। आप शिवा के करीब नहीं जाते थे और इधर मैं शिवा को पाने के हर नुस्खे आजमा रहा था, लेकिन शिवा मेरे हाथों नहीं आ रही थी। फिर मजबूरन मैंने इस बहाने शिवा को अपने कमरे में बुलाया कि मैं आपको भाई का राज बताऊंगा। और आज शिवा मेरे कमरे में आ ही गई थी, लेकिन सब कुछ आपने अपनी आंखों से देख लिया और सुन लिया। अबरार ने आगे बढ़कर गिरेबान से आशु को उठाया था, उसके गाल पर एक थप्पड़ रखते हुए कहने लगा, शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। तूने अपने ही भाई को मौत की तरफ धकेल दिया। तू जानता है ना, तेरी झूठी रिपोर्ट ने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। दिन रात तिल तिल कर मर रहा था मैं। शिवा को छूने से भी डर लगता था कि कहीं मेरी बीमारी उसे भी न लग जाए, इसीलिए मैं उसके करीब नहीं जाता था। फिर अबरार ने आशु को गुस्से से दूर झटकते हुए कहा, अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। मैं तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूँ, वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो और कोशिश करना वहीं सेटल हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहता। ये कहकर अबरार ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया था। अगले ही पल अबरार मेरी तरफ बढ़ा था, मेरे हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहने लगा, शिवा मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने अब तक तुम्हें भंवर में फंसाए रखा। हमारी शादी को 3 महीने होने वाले हैं और इन 3 महीनों में मैं एक बार भी तुम्हारे करीब नहीं आया, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे दिल में ये सवाल मचलता होगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मैं तुम्हारे करीब नहीं आता। और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए तुम आशु के कमरे तक चली गई। आज मैं इस बात का इजहार करता हूँ शिवा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि तुम्हें खोने के ख्याल से ही मेरी जान निकलने लगती है। जब मुझे मेरी झूठी बीमारी का पता चला था तो मैं बहुत रोया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद करना नहीं चाहता था। और इस खुलासे पर मैं हैरान थी और खुश भी थी। जो कुछ भी हुआ था सही नहीं हुआ था, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा ही हुआ था। मेरा दिल खुशी के मारे धड़कने लगा था। अबरार सिर्फ मेरा था, मुझसे मोहब्बत करता था, मेरे लिए रातों को तड़पता था, मेरे लिए रोता था। यह एहसास मेरे दिल में नए जज्बात भरने लगा था। अबरार ने अपनी बाहें फैला दी थीं और मैं उसकी बाहों से लिपट गई थी। अबरार ने मुझे बेतहाशा चूम कर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया। मेरे कान के करीब अपने होंठ लाकर धीरे से सरगोशी के आलम में पूछने लगा, शिवा इजाज़त है? और मैंने भी उसके सीने में शर्माकर अपना सिर छुपा दिया था और उसे अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए इजाज़त दे दी थी। वो मुझे बाहों में उठाकर बेड पर ले आया था। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हसीन रात थी कि मैं अपने महबूब की बाहों में थी और मेरा महबूब मुझ पर अपने प्यार की बारिशें कर रहा था।
मैं सब कुछ भूलकर अबरार के प्यार में डूब चुकी थी। अगली सुबह हमारे लिए बहुत रोशन साबित हुई थी। अबरार ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। आशु भी अबरार से नजरें चुराए हुए था। 3-4 दिन में ही अबरार ने आशु के जाने के इंतजाम कर दिए थे। मेरी सास बहुत बेचैन थी। उन्होंने अबरार से पूछा, आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में आशु को विदेश क्यों भेजना चाहते हो? हालांकि आशु ने कोई ऐतराज नहीं उठाया था। शायद वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था। उसे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए चुपचाप वो विदेश जाने के लिए तैयार था। जाने से पहले एक बार मेरे पास जरूर आया था और मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। मैंने भी खुले दिल से आशु को माफ़ कर दिया था। आशु के अंदर बचपना था और शायद वो बचपने में बह गया था। मैंने सच्चे दिल से दुआ की थी कि जब आशु विदेश से वापस लौटे तो एक मैच्योर और सभ्य और संस्कारी मर्द बनकर लौटे, जिसे औरत की इज्जत करना आता हो। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।